चलो चुप हो जाओ, बात ना करो और सुनो ध्यान से। तो किसकी बात चल रही थी? उत्पादन की। तो उत्पादन ढूंढ लो। क्या उत्पादन? उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया हो जिसके द्वारा कच्चे माल को उत्पाद में परिवर्तित किया जाए। इस क्रिया को बोलते हैं प्रोडक्शन। उत्पादन के बिना कुछ भी नहीं है। आया समझ में? आज उत्पादन के कारण चाइना इतना ऊपर पहुंच चुका। अभी तुमने उदाहरण दिया थोड़ी देर पहले, चाइना का जीडीपी और भारत का जीडीपी 70 के दशक में लगभग बराबर था। चाइना का जीडीपी और भारत का जीडीपी 70 के दशक में लगभग बराबर था। और वो उसने हमेशा धार्मिक रूढ़िवादिता और इस तरह की जो राजनीति मुंह से छुटकारा छोड़कर उसने ना ध्यान लगाया प्रोडक्शन की तरफ। तो आज देखो कहाँ चला गया चाइना। ठीक। और IMF का रिपोर्ट क्या कहता है कि चाइना ना वर्ष 2032 तक ना प्रोडक्शन के मामले में, उत्पादन के मामले में अमेरिका को पिछाड़ देगा। इतनी बात बताओ समझ में। उसके बाद ये उदाहरण दे रहे थे, उत्पादन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो। आज कोई देश ना इतना ज्यादा अमीर हो जाएगा, इतना ज्यादा अमीर हो जाएगा कि उसको पैसा समझ नहीं सकता। कारण होगा उत्पादन। कोई देश, क्योंकि उसके वहां उत्पादन अतिरिक्त मात्रा में होगा, जितना जरूरत है ना उससे भी ज्यादा मात्रा में उत्पादन होगा। समझ में? हाईएस्ट वैल्यू होगी प्रोडक्शन की। ठीक है समझ लो, प्रोडक्शन की वैल्यू हाई होगी। और जहां प्रोडक्शन की वैल्यू हाई होगी ना, समझ जाओ वो देश उतना ही तरक्की के साथ आगे बढ़ जाएगा। इतना बताओ समझ में आया? इन्वर्टर करंट हाई हो नहीं, करंट हाई हो मैडम, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? उसके बाद समझाया गया अगर आप उत्पादन करना चाहते हो तो उत्पादन के लिए ना, उत्पादन के लिए कुछ कारकों की जरूरत पड़ती है। ये उत्पादन के कारक, जैसे भूमि हुई उत्पादन के कारक। फैक्टर कौन कौन से कारकों की जरूरत पड़ती है? भूमि की जरूरत पड़ती है उत्पादन करने के लिए, श्रमिक की जरूरत पड़ती है, और पूंजी की, और किसकी? उद्यमी की। इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। आया समझ में? क्यों? क्योंकि ये इन सब चीजों का मैनेजमेंट करता, प्रबंधन करता। ये भूमि का प्रबंधन, श्रमिक का, पूंजी का। और सबसे पहली बात तो विचार मार्कर बनाने का इसी के दिमाग में आया था। सबसे पहली बार अगर किसी दिमाग में विचार आया था ना, तो कौन था? वो ये था उद्यमी, बिजनेसमैन। भूमि वाले को क्या चाहिए? और श्रमिक को क्या चाहिए? और पूंजी ब्याज पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। उसके बाद उद्यमी को क्या चाहिए? अब बताओ, मान लो एक बार एक देश के अंदर केवल एक मार्कर का उत्पादन हुआ। मान लो, मानने में कुछ नहीं आता, समझ ये बात, मानने को कुछ भी मान लेते हैं। मान लो एक देश के अंदर एक साल में केवल एक मार्कर का उत्पादन हुआ। अगर मार्कर एक साल में एक देश के अंदर केवल एक मार्कर का उत्पादन हुआ, तो जो मार्कर को बनाने में 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, तो टोटल जो हमारा फैक्टर कॉस्ट लगी वो कितने रुपए की लगी होगी? तो हम ऐसे भी कह सकते हैं एक साल के अंदर एक देश के अंदर केवल 8 रुपए का उत्पादन हुआ, और जितने रुपए का उत्पादन हो वही उस देश का जीडीपी कहलाता है। जितने रुपए का उत्पादन होना एक साल के अंदर उस देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर, तो समझ जाना वही उस देश का क्या कहलाता है? जीडीपी। यानी उत्पादन ही जीडीपी होगा। हाँ भाई हाँ, कहने लगे एक देश के अंदर एक साल में कितने रुपए कमाए गए? कितने रुपए कमाए गए? 8 रुपए। 8 रुपए कमाए गए, इसका मतलब 8 रुपए का उत्पादन हुआ कुल देश के अंदर। 8 रुपए ही कमाए गए, तो 8 रुपए ही उनकी देश की आय कितनी? 8 रुपए। कितने रुपए? 8 रुपए देश की आय है। 8 रुपए क्या है? आय देश की है 8 रुपए। और जो 8 रुपए आय है, और 8 रुपए का तो उत्पादन हुआ, उत्पादन कितने रुपए का हुआ? 8 रुपए का उत्पादन हुआ। वाओ, अच्छी बात है। अब देश ने, एक देश ने 8 रुपए कमा लिए। कितने रुपए कमा लिए? 8 रुपए का ही उत्पादन हुआ, 8 रुपए ही देश की आय है। अब 8 रुपए ही देश खर्च करने वाला। अब जितने रुपए खर्च करने वाला हो ना देश, उसे बोलना व्यय। व्यय का मतलब क्या हो? एक्सपेंडिचर, खर्चा। यानी आय हो, उत्पादन हो और व्यय हो, तीनों चीज हमेशा बराबर हो किसी भी देश के अंदर। उत्पादन, आय और व्यय कोई अंतर नहीं है। उत्पादन, आय और व्यय एक ही सिक्के के 3 पहलू। आया समझ में? आया? दे आर द 3 फेसेट्स ऑफ ए कॉइन। ये एक ही सिक्के के 3 पहलू है। इनकम, प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर आर टोटली इक्वल।
हमेशा इक्वल होंगे, हमेशा याद रखना। उत्पादन, आय और व्यय हमेशा बराबर होगा किसी भी देश का। हम कहने लगे एक देश के अंदर कितने रुपए का उत्पादन हुआ एक साल में? 8 रुपए का। तो एक 8 रुपए का उत्पादन हुआ तो एक देश की आय कितनी होगी एक साल में? 8 रुपए। तो एक साल में वो खर्चा भी कितना कर सकता है? तो उत्पादन, आय और व्यय एक ही सिक्के के 3 पहलू होते हैं। इसका मतलब जो उत्पादन हो वही तो जीडीपी हो। अब देश का जो जीडीपी हो वही क्या हो? आय। इसका मतलब राष्ट्र की जो आय हो ना वही राष्ट्र का जीडीपी हो, जो राष्ट्र की आय हो ना वही राष्ट्र का जीडीपी हो, और जो राष्ट्र का जीडीपी हो वही राष्ट्र का एक्सपेंडिचर। उत्पादन, आय और व्यय एक ही सिक्के के 3 पहलू है। याद रहेगी बात? या तो एक देश के अंदर जितना रुपए का उत्पादन होगा उतनी रुपए देश की क्या होगी? इनकम। और उतना क्या होगा उसका? व्यय। तो उत्पादन, आय और व्यय एक सिक्के क्या है? 3 पहलू। अब बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं है? तो ये 8 रुपए हमारा पता क्या है बेटे? 8 रुपए हमारा जीडीपी। क्या है हमारा? जीडीपी। अभी सभी समझ लो 8 रुपए जीडीपी तो है हमारा। अब ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से। ये 8 रुपए हुआ, 8 रुपए हमारा जीडीपी होगा। और तो जीडीपी तो उत्पादन हो, जीडीपी का मतलब वो, जी का मतलब वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, सकल घरेलू उत्पाद होता नहीं सकल। अभी जीडीपी नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं बता दें जीडीपी निकलेगा कहां था। जीडीपी का असली मतलब क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब पता क्या हो? घरेलू का मतलब देश की भौगोलिक सीमा के भीतर जितना भी एक साल के अंदर उत्पादन होगा उसी देश का जीडीपी बोल रहे हैं। हालांकि ये सही परिभाषा नहीं है, सही बात है। जब मैं जीडीपी पढ़ाऊंगा स्पेशल तरीके से तब जीडीपी पढ़ाऊंगा। अभी तो उत्पादन बता रहा हूँ किसे कहते हैं। तो जीडीपी कैसे कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस। इसे कभी आजकल नए नए नाम दिया रहे, देखो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक साल के अंदर जितने रुपए का उत्पादन होता है वही देश का जीडीपी कहलाता है। जिस देश में जितने रुपए का उत्पादन होगा उतनी ही उसकी आय होगी, उतना ही उसका खर्चा होगा। बोलो स्वाहा। कोई प्रॉब्लम? उत्पादन, आय और व्यय एक ही सिक्के के 3 पहलू है। तो एक देश के अंदर कितने रुपए का उत्पादन हुआ था? 8 रुपए। तो उस देश का जीडीपी कितना होगा? तो उस देश की इनकम कितनी होगी? उस दो देश कितना खर्चा करने वाला? उत्पादन, आय और व्यय हमेशा क्या होते हैं? बराबर। बताओ इतनी बात समझ में नहीं? इतने आसान तरीके से तुम कभी नहीं समझ सकते। समझ पाया? तो यानी इसका मतलब उत्पादन भी और आय भी और व्यय भी तीनों चीज बराबर हो। इतनी बात बताओ समझ। जीडीपी भी समझ में आया? जीडीपी इनकम हो। जीडीपी का मतलब तो कितने पैसे कमाए बता दो। मेरा जीडीपी इस महीने का 40,000। इसका मतलब मैंने एक महीने के अंदर मेरा जीडीपी 40,000। 12 से गुना करो, 12 गुना 40 कितना बैठने वाला? 12 गुना 40 बताओ, इसका मैथ अच्छा होगा। 12 चौक 4,80,000 रुपए। एक साल का सोनू भाई जी का जीडीपी कितना? 4,80,000 रुपए। सोनू भाई जी ने अपने घर की भौगोलिक सीमाओं के भीतर कितने रुपए का उत्पादन करा? 4,80,000 रुपए का। वही सोनू भाई जी का क्या कहलाएगा? जीडीपी। जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक। यही करा देखो अपनी भौगोलिक सीमाओं के भीतर। 4,80,000 रुपए का मेरा जीडीपी था मोटे मोटे तौर पर। ये बताओ पिछले वाले महीने में मैंने 4,80,000 रुपए कमाए थे। इस साल मैंने 5,80,000 रुपए कमाए। तो क्या मेरा जीडीपी बढ़ जाएगा? ये तो अच्छी बात है, बुरी बात है? इसका मतलब मेरे पास बच्चे ज्यादा आए होंगे, या ऐसा हो सकता मैंने फीस बढ़ा दी होगी। समझ में आ गया? एक नंबर की बात यही। यहाँ से जीडीपी बढ़ाना चाहते हो? जीडीपी बढ़ाना चाहते हो सकता हो जो उद्यमी है ना उन्होंने अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया हो, है सर? तो जरूर नहीं है जीडीपी बढ़ने का ये मतलब है कि मात्रा बढ़ जा। जरूरी नहीं है जीडीपी बढ़ने का मतलब कि मात्रा बढ़ जा, क्वांटिटी बढ़ जा।
जरूर नहीं है आंतरिक भागों में परिवर्तन हो। आंतरिक भागों में देखो क्या होता, जो उद्यमी हो उसने पैसे बढ़ा दिए हो, ऐसा समझ में, इस कारण ऐसा हुआ हो। ठीक, तो जीडीपी बढ़ने के बहुत कारण हो। अभी तो जीडी मोटे मोटे तौर पर बताया, अभी जीडीपी नहीं बढ़ा रहे, बताया कि जीडीपी कोई अलग चीज नहीं है, उत्पादन, आय और व्यय, जितने रुपए का देश के अंदर उत्पादन होगा, एक तो उत्पादन हो, ठीक, इतना ही क्या हो, आय हो, इतना ही क्या हो, व्यय। कोई दिक्कत? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? आजकल एक नया ट्रेंड आ रहा, बताओ क्या, देख लो। नहीं, एक तो जीडीपी हो, बताओ मार्केट में वस्तु कितने रुपए बेचा गया था? अगर सरकार ने टैक्स लगाया तो कितने रुपए? तो ये कौन सी लागत है? फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी भी दो प्रकार का हो, एक तो हो फैक्टर कॉस्ट, किताबों में लिखा देखो तुम, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी लागत मूल्य पर जीडीपी, लागत मूल्य पर जीडीपी, यही तो हित निकल कर जाओ, ये तो लागत मूल्य पर जीडीपी, कहां रटोगे? जीडीपी इतनी जानकारी नहीं है, बता दो तो मुझे, किसी व्यक्ति के चेहरा देख कर बता दो कितनी जानकारी, इतना वो भी मैंने पढ़ाई कर रखी है, इसलिए मैं इंसान की औकात देख कर उसके साथ बात करूं। तो कहीं भी चला जाऊं ना मैं, तो उसकी हालत देख कर बात करूंगा उसके साथ। मुझे पता लगा किसी यूनिवर्सिटी में चला गया मैं, और सामने देख के पहचान लूंगा कहाँ बैठी हुई लड़की, रिसेप्शन पर, लेवल क्या होगा, कितनी पढ़ी हुई होगी और कहाँ तक की पढ़ाई करी और किस एनवायरमेंट में रहकर सोचा होगा, यहाँ तक मुझे जानकारी हो, और उसको किस तरह उसके साथ बात करेंगे, ऐसे बता। यूपीएससी तो बड़ा लेवल कोई सा नहीं है यहाँ तक। एक छोटी सी जानकारी दो तुम, अंजना ओम कश्यप का नाम सुना टीवी, उसने यूपीएससी की तैयारी कर रही है, आज जब जाकर जर्नलिस्ट, तो यूपीएससी की तैयारी करी उसने, उसका कभी नंबर नहीं आया आज तक वो, और रिपोर्टर यूपीएससी की तैयारी करने वाला बाबा हो, समग्र रूप से सब कुछ पढ़ा हो, और ऐसी वैसी तैयारी नहीं, सीरियस होकर तैयारी, जो 5-7 क्वेश्चन घर बैठ कर लिखा होगा। फैक्टर कॉस्ट होगा, तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट हो, जो मार्केट प्राइस नहीं है, मार्केट कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट, बताओ कोई दिक्कत है? मार्केट प्राइस क्या था? एक तो बाजार मूल्य पर जीडीपी हो, एक हो तो बाजार मूल्य पर जीडीपी होगा, एक हो लागत मूल्य पर जीडीपी। अब मुझे एक बात बताओ तुम, लागत मूल्य पर जीडीपी ज्यादा होगा कि बाजार मूल्य पर जीडीपी ज्यादा होगा? बाजार मूल्य पर जीडीपी ज्यादा होगा। ये वाला ज्यादा होगा। सरकार ने कितने रुपए का टैक्स लगा दिया था? कितने का? इसका मतलब एक स्टेटमेंट, हेलो हेलो हेलो, इधर इधर देखो, जीडीपी देखो ना, सही है गलत? एट फैक्टर कॉस्ट, सापेक्ष में लिख दिया, एट फैक्टर कॉस्ट लेस देन जीडीपी, जीडीपी 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 एट मार्केट कॉस्ट। सही है गलत है? सही है गलत है? सही है गलत है? सही है। क्यों? क्योंकि जीडीपी बाजार मूल्य में हमेशा फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा होगा। आज तुम्हें एडिटोरियल के अंदर लिखा जाने वाला फैक्टर कॉस्ट, लागत, साधन लागत, मूल्य लागत, अब समझ में आया? समझ में आया? बोले सर ये सब? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ऑलवेज जीडीपी मार्केट प्राइस ग्रेटर देन फ्रॉम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, यानी हमेशा मार्केट प्राइस पे जो जीडीपी होगा वो हमेशा फैक्टर कॉस्ट वाले जीडीपी से ज्यादा होगा। ये बात पूरी जिंदगी भर बात याद रखनी है, पूरी सारे क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। ठीक, अब मैं तुमसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, जब तुम फैक्टर कॉस्ट जीडीपी निकालते हो, क्या उसके अंदर ब्याज होता है क्या? ब्याज होता है क्या? होता है, कोई दिक्कत नहीं है? क्या सरकार के द्वारा लिया जाने वाला कर उसके अंदर मौजूद होता है? नहीं, है तो नहीं? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट,
इस 8 रुपए के अंदर सरकार का टैक्स मौजूद है क्या? नहीं। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं मित्रों, GDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू GDP एट मार्केट प्राइस माइनस सरकार का टैक्स। तो गलत बात हो रही है। सही है। जितना हो यूं बताओ, जो GDP 10 रुपए है, 10 रुपए में 2 रुपए घटा दिया मैंने, ये कितना रुपए? 10 रुपए। मार्केट प्राइस कितना? 10 रुपए। और ये कितना टैक्स? 10 रुपए में 2 रुपए घटा कितने बचेंगे? फैक्टर कॉस्ट कितना? ऐसे तो फॉर्मूले बनना जिन्हें देखकर डर लगा। ऐसे बताओ हिंदी में क्या कहते हैं? इसे बताओ क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्य, इसे बोलते हैं साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में लिखा है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर साधन लागत बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस सरकार के द्वारा लिया गया टैक्स। सूत्र ना यहां से बनते हैं, यहां से। आया समझ में? देखिए इतना पढ़ने के लिए, इस तरह एक्सप्लेन करने के लिए इतना यूट्यूब पर ना एक भी वीडियो में तो GDP नहीं समझा सकता। सर्च मार के देख लो कभी भी। पूरा जीवन लग गया बच्चों का सीखने में कि GDP क्या हो, और GDP फैक्टर कॉस्ट और GDP मार्केट प्राइस में क्या अंतर है। बहुत टेक्निकल भाषा में लिखा हुआ। तुमने तुम इस मार्क करना तुम सब कुछ समझा दिया, जीवंत कर दिया तुमने सब बड़ी बात। इसने तुम्हें सब कुछ वापस दे दिया। आज तुम्हें GDP समझाएगा और तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट और GDP एट मार्केट प्राइस तुम आज भी बता सकते हो, यहाँ नहीं कहीं भी बता सकते हो। और जो मैंने बोर्ड को समझाया ना, इसे कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बोर्ड पर मिटा दूं, तुम अब भी सोच कर लिख दो, आंख बंद कर लो। ऐसा समझ लो। और तुम्हें ये भी पता, अगर ब्याज दरें घट जाए ना तो GDP ना, ब्याज दरें घट जाए GDP घट जाएगा। ऐसा समझ, ब्याज दरें घट जाए GDP घट जाएगा। और GDP जब घट जाएगा ना, इसका मतलब वस्तुएं सस्ती हो जाएगी, और जब वस्तु सस्ती हो जाएगी ना, इसका मतलब देश के अंदर उत्पादन कम होगा, उत्पादन फर्क पड़ेगा। इसका मतलब वस्तु सस्ती होने से ना, जो देश सरकार की कमाई कम होने जाएगी। सरकारी कमाई कम होने का मतलब क्या है कि सरकार ने टैक्स कम करा। तो सरकार अपनी जो सरकार की टैक्स रेट की दर है, अगर वो सरकार ने कम कर दी, इसका मतलब वस्तु सस्ती हो सकती है। नहीं, सरकार ऐसा करती है, लेकिन ऐसी अपेक्षा करती है कॉर्पोरेट जो सेक्टर में काम कर रहे, निगम कर्म कंपनियों में जो काम करने वाले व्यापारी, इन व्यापारी तक। और व्यापारी की एक ही खूबसूरती हो, वो कभी प्रॉफिट में कंसेशन नहीं करने का, तो वो कभी प्रॉफिट में कभी कंसेशन नहीं करने का, वो लॉस को हमेशा डिनाई कर देगा। कुछ भी करेगा, लेकिन सबसे पहले उसे चाहिए प्रॉफिट। नाम ही बिजनेसमैन है, उद्यमी कहते हैं। ऐसा समझिए। और उद्यमी की यही खास बात हो क्या, उद्यमी वाले मानसिकता वाले लोग हमेशा प्रॉफिट उनके लिए पहले हो। उदाहरण दें, जियो का नाम सुना? जियो जब शुरू में आया ना, 1 महीने का रिचार्ज फ्री मिलता था। आज वही रिचार्ज है ना मार्केट में सबसे ज्यादा हो रहा है। आया समझ लो। तो लुभावनी नीति बनाई गई तुम फंसाने के लिए, ताकि तुम जियो का रिचार्ज खरीद सको, जियो का सिम खरीद सको। और जियो का सिम खरीद सके तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो जियो का सिम ले लेगा एक बार तोड़ का फेंक देगा। बदलने में सबको आगे कसो, फिर में सबने लिया, अब उसका रिचार्ज देखो कितना महंगा। बिजनेसमैन, इसे कहते हैं बिजनेस। तो बिजनेसमैन ना कितने दिमागदार होते हैं, इस बात पर अंदाजा लगाया जा सकता। बस आज मैंने कुछ खास टर्मिनोलॉजी में बात करी, देख लो कौन कौन सी। एक तो प्रोडक्शन क्या हो, उत्पादन। दूसरे नंबर पर उत्पादन समझाया। उत्पादन ना एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कच्चे माल को उत्पादन में परिवर्तित किया जाता है। उत्पादन, आय और व्यय एक ही सिक्के के 3 पहलू हो। आया समझ लो। जितने देश के अंदर जितने रुपए का उत्पादन होगा, देश के अंदर उतने रुपए का उत्पादन होगा, इतने ही रुपए की देश की आय होगी, इतने ही रुपए का देश का खर्चा होगा। ये समझाया। उसके बाद ये भी बताया, अगर भूमि का किराया बढ़ा दिया जाए ना तो GDP पे फर्क पड़ता है, GDP देश के, और देश की आय में फर्क पड़ता। और आय का फर्क पड़ना मतलब उत्पादन में फर्क पड़ना। उत्पादन, आय और व्यय, उत्पादन, आय और व्यय एक सिक्के के क्या होते हैं? अगर श्रमिक उन्होंने उनके रेट बढ़ गए। अब बताओ, कभी कभी ऐसा हो जाए ना, कंपनी में हड़ताल हो जाए कि हमारी सैलरी बढ़ा। अब इनकी सैलरी बढ़ाई गई तो सीधा फर्क बढ़ागा नहीं पड़ेगा? उन्होंने बेवकूफों को ये नहीं पता कि सैलरी बढ़ने पर कोई फर्क पड़ेगा, फिर तो पक्का बढ़ागा, ये छोड़ रही है।
उद्यमी तो बहुत खतरनाक हो, क्योंकि इन्हें पता है इनकी सैलरी बढ़ेगी तो फिर अपना प्रॉफिट भी बढ़ागा, और जब अपना प्रॉफिट बढ़ागा वस्तुओं का दाम बढ़ेगा, जब वस्तुओं का दाम बढ़ेगा तो क्या आगे देश के अंदर महंगाई को बोलते हैं इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति कुछ भी अलग नहीं है, ओ कुछ भी अलग नहीं है। जिन्हें प्रोडक्शन समझ लिया सब कुछ समझ लिया। आजकल नए नए चीजें आ रही, नई नई चीजें मैं मार्केट में देखता हूँ, आजकल नई नई चीजें आ रही है। देखिए मैंने एक एडिटोरियल पढ़ा था, उसमें लिखा था जीवीए। जीवीए कुछ भी नहीं है, बेवकूफ बनाने का नतीजा, बेवकूफ बनाने का तरीका। जीवीए का मतलब हो ग्रोस वैल्यू एडिशन। जीवीए ही जीडीपी है, जीवीए ही जीडीपी है। कितना सा अंतर है वो जब पढ़ाऊंगा, जब जीडीपी पढ़ाऊंगा। अभी जीडीपी नहीं पढ़ा रहा, अभी तो मैं सिर्फ उत्पादन बता रहा था, और उत्पादन तो संबंधित जितनी भी चीजें मुझे लगी ना वो सारी बताई। और आज तुम समझ चुके कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या हो, जीडीपी मार्केट प्राइस क्या हो, बाजार मूल्य पर जीडीपी क्या हो, और साधन लागत मूल्य पर जीडीपी क्या हो, और कौन सा ज्यादा होगा और हमेशा, और कौन सा कम होगा। ऐसे मतलब, और किस तरह हम सूत्र भी बना सकते हैं। देखो फॉर्मूला ऐसे जनरेट कर सकते हैं, और फॉर्मूले में तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हें लगा 16 अन्य सच है, हाँ 16 अन्य सच है। पूछो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि सूत्र सही है, पूछो सूत्र तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि सही है, क्योंकि मैंने समझाया। ऐसा समझ पता लगा क्या बताया। समझ में आया। देश के अंदर कमी किसकी, उद्यमी। उद्यमी मानसिकता ही नहीं है हमारे यहाँ। सब कुछ क्या चाहिए, सरकारी नौकरी। अभी रिश्ता तुम्हारा कराना बैठ जा, तुम्हारे माँ बाप की पहली डिमांड होगी 15 लाख लगा देंगे, लड़का सरकारी नौकरी वाला चाहिए। ऐसे समझ। मेरे दोस्त का रिश्ता हुआ, तुम्हें पता क्या पूछा, क्या हुआ, मेरे दोस्त का रिश्ता हुआ ना, तो सबसे पहले मैंने फोन करके उससे ये पूछा कितने लाख रुपए में बिके भाई साहब, कहने लगा 17 लाख रुपए। ऐसे काम क्या करता था, रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी थी, 17 लाख रुपए में बिका। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, वह यही बात है, बिना जीरो बैलेंस पे सर्दी करना। कितने को, ठीक। और जो यूपीएससी वाले ने जीरो बैलेंस पे सर्दी है, उनका लोभ लालच मोह माया सब भंग हो जाओ पढ़ते पढ़ते पढ़ते। बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम। जीवीए कुछ भी नहीं है, जीवीए ये जीवीए। क्या अब आप इस शब्द में नजर रखोगे, एक वस्तु घर से धरना सीधी जा। मैं सदरी कर रहा हूं, आई डिसाइड अच्छा भैया की बोली इंटरेस्ट के साथ। इसे नोट करना चाहते हो, कुछ नोट करा तुम्हारा, नोट करो। खास खास चीजें नोट करो, इसमें मुझे तुम लग रहा है कि नोट कर लिया, जो भी तुम लग रहा है कि बोलने वाले नहीं, आप नोट करो। इसकी छोट ले लो। नोट्स बनाने के लिए दो मटेरियल तो वैसे भी याद है जीवीए सर भी बहुत जरा बता सुनाओ यहाँ का सीसी लिख दे, आई पीसी लिख दे, अंदर लड़ी जान वाली के आगे भी वो तो पता नहीं कौन सी क्वालिटी अच्छा बिना दो दिन बाद वो ड्रेस में सब मेरे और भेजे मुझे भी पता नहीं क्या है, वो मुझे बड़ा महंगा कर रही है इस दाम। हां इतने से बोल ड्रेस कितना महंगा है, इन्होंने नहीं पता वो ड्रेस कितनी महंगा है। जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो, कोई बात नहीं। अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें हार्ड सब्जेक्ट है क्या?
हार्ड सब्जेक्ट है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सर्वाइव कर जाओगे? कैन यू सर्वाइव इन दिस सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स? वो तो हर सब्जेक्ट से टॉप रहता है ना, बस वो इंटरनेशनल रिलेशन भी एक भूलना पड़ा। कल का दिन छोड़ कर परसों आपका इंटरनेशनल रिलेशन चलने वाला है। दिसंबर 2022 का मैंने वादा कर रखा है। उसके बाद ना तुम मुझे कभी देखने का, ना मैं तुम्हें कभी देखने। सिर्फ टेस्ट देना होगा। दवाई लेके आएंगे आप? ऑप्शनल आप खुद से भी पढ़ सकते हो। जब सारा सिलेबस खत्म हो जाना, मैं 2 ऑप्शनल पढ़ाऊंगा। जिसे फिलोसफी अच्छा लगा फिलोसफी में बैठ जाइए, जिसे हिंदी साहित्य अच्छा लगा हिंदी साहित्य में बैठ जाइए। 2 घंटे पढ़ा करूंगा मैं। 2 घंटे हिंदी साहित्य, 2 घंटे हिंदी ऑप्शनल। दोनों कोई नहीं पढ़ सकता, तुम्हारी चॉइस होगी। एक में बैठ जाओ। 3 दिन बैठने का तुम्हें मौका मिलेगा। दोनों तो क्वेश्चन बैठे। फिलोसफी और हिंदी साहित्य। एक और ऑप्शनल आवा मेरे पास, हिस्ट्री। जियोग्राफी है, जियोग्राफी नंबर नहीं दे रहा। उद्यमी की वजह से तो हमें शिक्षा नहीं मिला। ये बाहर जाकर देखो कि बिजनेस लाइन कैसे होगा, उसको मैं नहीं देखी। मैं शिक्षा नीति में देखिए लड़की ने यहाँ पर क्या बताया, कह रही कि जो नई शिक्षा नीति लेकर आए ना, हमें देखेंगे उद्यमी बल दिया गया है वहां से। यानी पढ़ा रहा वहां, जोड़ रहे वहां से नई शिक्षा नीति। ऐसे ही तो जोड़ना, इसी तो पढ़ाई करती है। जो बच्चा नहीं आया ना, उसको कहना कि घर रहे हैं, यहाँ पर मत आए। क्योंकि कल को भी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी मार्केट पढ़ाई तो दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। और उसको बोलना, जो तुम्हारा सहेली था ना, उसको बोलना कि उसमें उत्तराखंड के लास्ट में। उसकी बात नहीं होगी। आप शुरू मत देंगे नहीं, सबसे नंबर बैठे तो बस आओगी शुरू में से आओ खड़े तो पढ़ लो तो तुझे चाहिए करनी वाली कर लो ऐसे नहीं है। डिस्टर्ब कर दीजिए आपको बार बार। दीदी को भी चुप नहीं होगी, दीदी की बात है ना। अगर दीदी तो अपने भैया के बारे में पूछना शुरू कर दिया ना, तो 2 साल नहीं ख्याल रहेंगे, लेकिन भैया की बात पता नहीं होगी। नहीं आज मैं मोर देखा होगा मेरी आधी से समाधान हो चुका है। आप चलते मोर
तो आज आपने जाना, देखो मैंने यहाँ बोला ना, क्या भारत के अंदर उद्यमी मानसिकता का अभाव है? क्या भारत के अंदर उद्यमी मानसिकता का अभाव है? ये एक पॉइंट है, लिखना तो है, कहीं भी लिखना पड़ सकता। आज मैं इकोनॉमिक्स में लिखना चाहता हूँ कि प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ रहा। प्रोडक्शन इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि हमारे यहाँ उद्यमी मानसिकता है। अग्निवीर को अग्निवीर लेकर नहीं आए, वे तो कह रहे हैं कि उसके बाद में उद्यमी बनेंगे। नहीं तो सर मैंने नौकरी चाहिए 7 साल में ना सरकारी नौकरी, फिर उसके बाद पेंशन। उद्यमी मानसिकता हटाओ इसको। अब पूरी दुनिया क्या चाहती है? पूरी दुनिया का ध्यान किधर है? देखो क्या चाहती है रानी पद्मावती, इधर देखो। समझे यहां तक? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट मैडम इधर। तो पूरी दुनिया ना, अब पूरी दुनिया का ध्यान किधर है? पूरा विश्व, पूरी दुनिया ना पता क्या चाहती है? तुम क्या चाहते हो पहले ये बताओ। तुम चाहते हो तुम्हारा जीडीपी कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो क्या कोई देश ऐसा चाहेगा कि उसका जीडीपी कम हो? और जीडीपी बराबर ही क्या हो? जीडीपी बराबर उत्पादन। उत्पादन ही क्या हो? जीडीपी। और जीडीपी बराबर ही क्या हो? उत्पादन। उत्पादन, आय और व्यय एक ही सिक्के के 3 पहलू। जितने रुपए का देश में उत्पादन होगा उतने रुपए की देश की आय होगी, उतने रुपए का देश का खर्चा होगा, उतने रुपए की आय। आय, व्यय और उत्पादन एक ही सिक्के के 3 पहलू, और इन्हें जीडीपी कहते हैं। तो तुम क्या चाहते हो? क्या देश के अंदर जीडीपी बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तुम क्या चाहते हो? पूरी दुनिया यही चाहती है। पूरी दुनिया की देश की यही नीति है कि देश के अंदर अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाया जाए। क्या एडिटोरियल में क्या पढ़ रहे हो? उत्पादन बढ़ाने के तरीके। पर यही तो पढ़ रहे हैं। तो पूरी दुनिया की सरकार की, पूरी दुनिया सरकार की एक ही नीति, कोई भी सरकार हो, पूरी दुनिया में कोई भी सरकार हो, कि उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। पूरी दुनिया की सरकार की एक ही नीति, यही पॉलिसी। सरकार ने जब भी अपने कोई नीति बनाती है देश के अंदर, 2018 की हमारी औद्योगिक नीति, 1956 की औद्योगिक नीति, इस तरह समय समय पर हमने 1991 की औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति का मतलब देश के अंदर ऐसी नीतियां लाई जाती है ताकि देश के अंदर प्रोडक्शन उत्पादन बढ़ाया जा सके। अगर इस तरह का तुम उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो इसकी नीतियां लाई जाती है, और उस नीति के अंदर, उस पॉलिसी के अंदर ये बात अच्छी तरीके से मेंशन होती है कि देश का जीडीपी कैसे बढ़ाया जाए। देश का जीडीपी बढ़ाया जाए मतलब देश का उत्पादन बढ़ाया जाए, देश का उत्पादन बढ़ाया जाए मतलब देश की आय बढ़ाया जाए, मतलब देश के अंदर कहां कितना खर्चा होगा। इतना बताओ, समझ में आया कि नहीं है? कोई प्रॉब्लम? उत्पादन समझ, आय भी, व्यय भी। तो जितना रुपया देश के अंदर उत्पादन होगा उतनी देश की क्या होगी? उतना ही देश का क्या होगा? व्यय मतलब खर्चा। इतना बताओ, समझ में आया नहीं आया? अब देश का कुछ देशों का उदाहरण देता हूँ। जैसा अगर बेटे तुम देखोगे ना, जो अमेरिका, क्या है? अमेरिका का जो जीडीपी है, अमेरिका जो टोटल जीडीपी है ना, $22 ट्रिलियन का। $22 ट्रिलियन, सोच सकते हो? ये भी नहीं समझ में आएगा कि क्या बताया गया? अमेरिका का जीडीपी $22 ट्रिलियन का। ये भी नहीं समझ में आएगा। जैसे भी तुरंत अगला उदाहरण दूंगा और उसके बाद तीसरा उदाहरण दूंगा, सब कुछ समझ में आ चुका होगा। एक मिनट रुको। चाइना का जीडीपी ना, चाइना का, किसका? चाइना का $14 ट्रिलियन का, $14 ट्रिलियन का, $14 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन के अंदर 12 जीरो हो, कितनी? आया समझ में? उसके बाद अभी नहीं समझना, तीसरे नंबर पर आ जाओ। भारत का जो जीडीपी, इंडिया का जीडीपी $2.9 ट्रिलियन का। सोच लो कहां पहुंचना पड़ेगा। और भारत का सपना पता क्या है? भारत ने सपना रखा है, एक सपना रखा कि 2024 तक में 2024 तक ना अपना जीडीपी $5 ट्रिलियन का रखा। कई बार सुना होगा तुमने, लक्ष्य है $5 ट्रिलियन का। सोच सकते हो कहां, किसके कारण? सब कुछ उत्पादन के कारण। क्यों?
क्योंकि देश के अंदर हमारे यहाँ इनकी जो मानसिकता ना उत्पादन वाली, प्रोडक्शन वाली, यही बात नहीं है। जापान भी हमारे से ऊपर है। जापान का 7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, 9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। जापान भी हमारे से बहुत ऊपर है। बस ये देख लो, तीसरे नंबर पे जापान, कभी जापान हम 7वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, कभी हम तीसरे पे जा, कभी 5वें पे, चौथे पे जा, कभी 5वें पे जा। तो सिंगापुर भी हमारे से ऊपर है। तो जीडीपी है, जीडीपी के आधार पर ही देश का आंकलन होता कि कोई देश के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है, कोई इंसान कितना अमीर है, उसकी सैलरी के आधार पर, उसकी कितनी इनकम हो, तो जितनी उसकी इनकम होगी वही आय होगी, वही उसका उत्पादन होगा, वही उसका जीडीपी होगा। ब्रिटेन का जीडीपी एक भी देश में नहीं कह सकते, इंग्लैंड का लोगो, ब्रिटेन बहुत सारे देशों का समझ। ऐसा समझ। अब ये बताओ, अब समझ में आया कि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रख रहा है। पता कभी सोचा भारत के अंदर इतना उत्पादन क्यों नहीं बढ़ पाया? अभी मैं तुम्हें एक आंकड़ा देता हूं, मैंने तुम्हें बताया थोड़ी देर पहले, वर्ष 70 के दशक में 1971-72 के समय में ना चाइना का जीडीपी, चाइना का और इंडिया का जीडीपी दोनों का बराबर था। चाइना का जीडीपी, इंडिया जीडीपी बराबर था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि चाइना ना हमें छोड़ दो सबसे ऊपर निकल चुका और भारत को वहीं के वहीं दस रहा। भारत के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति का इस्तेमाल हुआ। भारत का युवा, उसकी मानसिकता सरकारी नौकरियों वाली, मानसिकता कभी उद्यमी वाली रही नहीं, प्रोडक्शन वाली, और राजनीति में उतरता चला गया। सही बात है। और सरकार ने कभी इस पर काम किया ही नहीं। सरकारें लगातार भ्रष्ट होती रही और सरकार को जबरदस्त मात्रा में इस पर काम करना चाहिए था। वहां की सरकार ने समझा, चाइना की सरकार ने, और प्रोडक्शन पर ध्यान दिया। आज देखो अमेरिका किस तरह टक्कर दे रहा है। 14 और 22 को कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। IMF का रिपोर्ट करता कि ये कहता कि अमेरिका को पछाड़ चुका होगा 2032 तक जीडीपी के मामले में। और जिसके पास पैसा ना, पूछे भाई तू कैसा। सारा खेल किसका? रोकड़ेगा। अब पैसा मतलब आय, और आय मतलब उत्पादन, उत्पादन, आय और व्यय, एक ही सिक्के के 3 पहलू बराबर जीडीपी। जिसका जीडीपी उसका सब कुछ। समझे? अब तो पैसे को सामाजिक मान्यता मिल चुकी। पैसे को देखो खुशी महसूस हो। जब 10-20 हजार रुपए हाथ में जाना, सोचते ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, इच्छा ही इच्छा हो जा। बताया? समझ में आ रहा? तो आंकड़े याद करने की चीज नहीं होते, आंकड़े विश्लेषण का चीज हो। जैसे मैंने 2 लाइन लिखी, समझ में नहीं आया, जैसे तीसरी आंकड़ा लिखा तुरंत समझ में आया। तो आंकड़े याद करने की चीज नहीं होते, आंकड़े विश्लेषण का चीज हो। कारण क्या? भारत में ध्रुवीकरण की राजनीति हो। भारत में ना जो युवा वर्ग, उसकी आज भी उद्यमिता मानसिकता वो उद्यमी वाली है ही नहीं। उसका दिमाग ना धार्मिक रूढ़िवाद की तरफ जाता है। वो अपने धर्म पर बल देता। और जो इंसान कभी भी अपने धर्म पर बल देगा ना, इंसान की बात हो, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, उसका विकास नहीं घूमता रहेगा, वो मंदिर के मस्जिद के चक्कर काटता रहेगा। यहाँ मुद्दा कभी प्रोडक्शन का रहा ही नहीं। कोई देश की सरकार आ गई ना, यहाँ चुनाव प्रोडक्शन बने होते, यहाँ चुनाव हो जातिवाद पर, यहाँ चुनाव हो धर्म पर, यहाँ चुनाव हो उसको हिंदू मुस्लिम पर, वहाँ चुनाव नहीं होते। वहाँ एक ही सरकार सीधा उत्पादन करती है, आम आदमी खुश है। और आज देखो चाइना किसे टक्कर दे रहा है, जो हमसे बाद में आजाद हुआ। तुम 1947 में आजाद हुए, 1949 में आजाद हुआ, चाहे तो सीख सकते हो इकोनॉमी के मामले में। ये अभी मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ तो इकोनॉमी की बात करूंगा, जब कल्चर पढ़ाऊंगा तो उसकी बुराई करूंगा। ऐसा समझ लो, मैंने पहले कहा था, ठीक, चाहे पिछली सरकार हो कभी ध्यान नहीं दिया। इंदिरा गांधी की सरकार से लेकर आज तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया प्रोडक्शन में। ऐसा समझ लो, एक मंत्री थे मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री रहे में वित्त मंत्री रहे थे 1991 में। उन्होंने जबरदस्त मात्रा में ध्यान दिया था, तब हमारा प्रोडक्शन बढ़ा था, तब हमारी जान बचाई थी। तो जिसका योगदान है उसको कभी भूला नहीं जा सकता। तो ये बात है। तो तुम समझ, जब तुम्हें समझ में आ गया 1991 की नीति पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा मनमोहन सिंह का क्या महत्व होता। सही, मनमोहन सिंह देश को कहां से बचा कर लेकर आए थे, समझ में आया? और क्यों लोग मनमोहन सिंह की इतनी चर्चाएं करते हैं वर्तमान समय में। अब ये देखेंगे कि मनमोहन सिंह की कौन सी गलत नीति थी जो आज भी भारत को प्रभावित कर रही है। मनमोहन सिंह नीतियां बनाते बनाते इतने लुप्त हो गए, कुछ क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे एग्रीकल्चर को पूरी तरह इग्नोर किया गया और एग्रीकल्चर ने आज देश को बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचा रहा। उसका आधुनिकरण नहीं हुआ, उसके अंदर तकनीकों का प्रवेश नहीं हुआ। आया समझ में? यही कारण है वैश्वीकरण के पश्चात आज भी ना एग्रीकल्चर अपने बहुत बुरे क्षेत्र को गुजर रहा है। उदाहरण बताया था मैंने फसल अच्छी हुई किसान मारा गया, फसल बुरी हुई तब भी किसान मारा गया। और दोनों उदाहरण तुम जानते हो। समझ में आया? आप और एडिटोरियल, कौन सा एडिटोरियल पढ़ना चाहते हो? कोई प्रॉब्लम? तो भारत के अंदर उत्पादन क्यों नहीं हुआ? भारत के लोग ना वे धार्मिक रूढ़िवादिता में ग्रस्त है, इसलिए वहां प्रोडक्शन के अंदर लेस पाया जाएगा। दूसरा कारण, भारत के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति होती है। ध्रुवीकरण की राजनीति क्या होती है इसे भी समझेंगे। कैसे यहाँ पोलराइजेशन होता है, यहाँ लोग बायस हो जाते हैं।
आया समझ में? अभी थोड़ी देर दोपहर में बैठा हुआ एक वीडियो देख रहा था, और वीडियो में दिखा दे रहा था कि हिंदू और मुस्लिम ये कैसा अंतर है। मैंने कहा इस वीडियो को मैं देखता ही नहीं। उसका टाइटल वैसे लिखा हुआ था कि जो हिंदू को अलग करती है मुस्लिम को अलग करती है। तो मैं खोल कर अंदर देखता ना तो पक्की बात, अगर मैं 27-28 मिनट देखता तो मैं बायस हो जाता। बायस समझते हो? बायस नहीं समझते? एक तरफ झुका हो जाना। हिंदुवादी प्रवृत्ति में अंदर जन्म लेती, मैं कभी नहीं चाहता मेरे अंदर ऐसा हो। आया समझ में? तो समग्र रूप से सोचना होगा। तो यहाँ जातिवाद पे इलेक्शन हो, ठीक? किसान नेता क्या है? किसान नेता क्या बदतमीज है? कभी ध्यान दिया गया? नए नए आंदोलन कर दिए, प्रोडक्शन पर कभी ध्यान ही नहीं हुआ। सरकार कृषि बिल ले आई थी, सारे वापस करने, सरकार किसानों का फायदा होता। आया समझ में? इस सरकार की यहाँ तारीफ करी जा सकती है। सरकार ने बात समझी और किसानों का भला चाहती सरकार। जो 30 साल में नहीं हुआ 1991 के बाद वो होने वाला था, इस आंदोलन को हाईजैक करा गया आरटीओ के द्वारा, जो किसानों कृषि मंडी में बैठती है। हाईजैक करके फिर उन्होंने आंदोलन करवाया है। आया समझ में? ठीक, तो बात करेंगे उसकी भी। कृषि बिलों के अंदर ऐसा था क्या, वो बात। बस अभी ये बताओ प्रोडक्शन कितनी महत्वपूर्ण चीजें समझ में आ रहा था। आज की बात तुम्हारे दिमाग में उत्पादन का नाम आगा ना तो तुम्हारे दिमाग में सारे फिनोमेना चल जाने चाहिए, सारी क्लास की बात चल जानी चाहिए कि क्या क्या हुआ था। और तुम जितना मैंने समझाया, क्या तुम 10 लाइन बता सकते हो इसके बारे में? 10 तुम 20 लाइन बता सकते हो, इतने पावरफुल हो। ऐसा बोलो तुम्हारे टैलेंट पे कभी किसी ने काम करा ही नहीं। कोई दिक्कत? देखो आसपास के कुत्ते भी क्या है, तो तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, ठीक? तो जरूरत है अपने टैलेंट पर काम करने की, समझ रहे? और तुम लिख नहीं सकते, बहुत अच्छा लिख सकते हो, समझ रहे बात? बस एक बार तुम निकल कर देखो घर से, और पेन चलाकर देखो रात के 1:30-2 बजे तक, फिर पता लगा देख उन दो तुम्हारे अंदर का इंसान कैसे जागेगा। समझ रहा? तुम्हारे पास तो पूरा टाइम है, तुम तो जो चाहो कर सकते हो। जिसके पास टाइम हो ना उसे समझना चाहिए और अपने शरीर को कष्ट देना सीखना चाहिए। यंगेस्ट फॉर्म हो तू, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चा लोगों को? अच्छा एक बात और सुन लो, इस सब्जेक्ट की एक खूबसूरती और है, इस सब्जेक्ट के अंदर जो कारण हो ना वही प्रभाव हो। कारण ही क्या हो? अब हो कैसा वो भी समझेंगे। अब ध्यान से सुनना, पहले मुझे सुन लेना। मैंने कहा मैं गरीब हूं, ये तो पता क्या होगा? ये तो होगा मेरा आज का प्रेजेंट। अब सवाल है मैं गरीब क्यों हूं? मैं गरीब इसलिए हूं क्योंकि मेरा बाप गरीब था। ऐसा समझ लीजिए, मैं गरीब क्यों हूं? क्योंकि मेरा बाप गरीब था। तो मेरा बाप गरीब क्यों था? क्योंकि उसका बाप गरीब था, ठीक? तो फिर मैं अमीर कैसे होऊंगा? तो मेरे लिए आय का सर्जन हो। मेरी गरीबी मिटाना चाहते हो तुम? गरीबी मिटाना चाहते हो तो मेरे लिए कुछ ऐसे उपाय किए जाने चाहिए, मेरे लिए कुछ ऐसा उपाय किया जाना चाहिए मेरी क्या मिट जा, गरीबी मिट। मैं गरीब क्यों हूं? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। क्या नहीं है? तो फिर उपाय क्या है? तो फिर मेरे पास पैसा हो। मैंने क्या कहा? कारण ही उपाय है। कारण ही क्या है? अगर तुमने लाइन पकड़ ली ना बहुत सारे सवाल होने वाले तुम्हारे, यूपीएससी के मेंस में बहुत सारे सवाल लिखने वाले तुम। मैं कहने लगा तुम्हें एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ बाढ़ क्यों आ रही? बाढ़ क्यों आ रही? कारण बताओ, कारण बताओ। भारी वर्षा हो रही, लोगों ने इंक्रोचमेंट कर दिया रास्ते में, और बताओ बाढ़ क्यों आ रही? रास्ते में पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया गया, और बताओ लोगों को जागरूक नहीं किया गया पहले। ये तो कितने कारण बताए? 4 कारण। यही तो उपाय है, इन्हें ठीक कर दो। फिर इन्हें ठीक कर दो, इकोनॉमिक्स में यही बेनिफिट हो, जो कारण हो वही उपाय है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। पूछो तो एक तो तुम कारण पता लग गया, मैं उसके उपाय ना सही कर दो। 4 कारण बताए ना, इन्हें सही कर दो ना, फिर तो लिखने का कितना बढ़िया बेनिफिट है। समझे नहीं तुम? तो कारण ही क्या हो? इस सब्जेक्ट में सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर तुम्हें कारण पता लग गया ना तो उपाय खुद लिख दोगे इसके। जिस चीज में प्रॉब्लम हो खुद सही कर दो ना। मैं गरीब क्यों था? क्योंकि मेरे लिए आय का सर्जन नहीं हुआ। तो फिर मैं अमीर क्यों हुआ? तो फिर मेरे आय का सर्जन हो। समझ लो, मैं गरीब क्यों हूं? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। तो फिर उपाय क्या है? उपाय ये हो मेरे पास पैसे हो, मेरे पास पैसा बनाने की मशीन हो। ऐसे समझ लो, तो कारण ही क्या हो? तो कारण ही क्या हो? नोट में कहीं को लिख देना है सारी बातें, जीवन में बहुत काम आ गई तुम।
कारण ही क्या हो? आए। तो इस सब्जेक्ट के अंदर 50% डिस्काउंट हो हमेशा। इसका मतलब तुम्हें कारण पता लग गया, तो फिर तुम उपाय सारे खुद लिख सकते हो। कारण ही उपाय हो, क्योंकि मेरे लिए आएगा सर्जन क्यों नहीं हुआ, तो यही बात मैंने कहा कि जो उसका कारण होगा वही उसका उपाय होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे देश के अंदर रूढ़िवादिता थी। तो फिर क्या हो, उपाय क्या होगा? रूढ़िवादिता खत्म हो। ऐसे समझने की बात है। हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ, उत्पादन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ ना लोग राजनीति में ग्रस्त। तो फिर उपाय क्या है? तो राजनीति बाहर निकाल कर उद्यमी मानसिकता में लेकर आओ, तो कारण पता लग गया तो उपाय खुद पता लग जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कारण ही क्या है? ये डायलॉग बहुत छोटे लेकिन काम बहुत बड़ा कर रहा है। ऐसा समझ लो। अब जो भी क्वेश्चन लिखोगे ना तुम, उसमें जो भी समस्या आएगी ना, वही उसका नीचे उपाय होगा। समझ आया बात? तो दबाओ लाइक का बटन। ओके, आज के लिए मैं आपका मित्र सोनू सिंह आपसे अलविदा लेता हूं। आपकी हमारी मुलाकात कल होगी, तो आप होमवर्क लिखो। होमवर्क लिखो। एडिटोरियल आया तो अच्छी बात है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन भेज रहा हूं ना, उसे लिखना जरूर। 2 क्वेश्चन भेज रहा हूं मैं डेली का डेली, लिखना जरूर। मैं कल चेक करूंगा। उसके बाद पॉलिटी के 4 पेज, नेक्स्ट 4 पेज पॉलिटी के, पॉलिटी के राष्ट्रपति के 70 तक क्वेश्चन, 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन, 70 तक क्वेश्चन, 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन पॉलिटी के। दूसरे नंबर पर जियोग्राफी के 4 पेज, चट्टान वाला चैप्टर कंप्लीट, चट्टान वाला चैप्टर कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? ठीक। और इकोनॉमिक्स का याद कर लेना, सब क्या क्या बताया था। इकोनॉमिक्स का कंप्लीट, और वीडियो देख लेना एक बार और जरूर, क्योंकि डाटा बहुत बोल लगा है। कारण ही क्या हो? उत्पादन, आय और व्यय। उत्पादन, आय और व्यय एक ही सिक्के के 3 पहलू। देश में जब जब जितने रुपए का उत्पादन होगा, उतने ही रुपए की आय होगी, उतने ही रुपए का व्यय होगा।